हेलो एवरीवन। आज हम लोग DU LLB एंट्रेंस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आज 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही जो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं उनको देखेंगे और कौन से सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे उसके साथ आपको ये देखना है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें तो किन बातों का आपको ज्यादा ख्याल रखना है और किन बातों का कि आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। ऐसे ही एकदम गो थ्रू नहीं करना कि आपने ये पढ़ लिया, इसका सही आंसर है, आप ये मार्क कर दो, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे इसके साथ आपको और क्या करना है इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज करेंटली मैच टू द ऑथर, इसमें से कौन सी बुक ऑथर से करेक्टली मैच कर रही है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जैसे इसमें क्लियरली आंसर विजिबल है, खुशवंत सिंह ने लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन टैकल करो तो इसके साइड में आप ये भी लिखो कि कौन सी बुक और ये बाकी की बुक्स किसने लिखी है, उनके राइटर्स कौन है। तो जैसे कि सबसे पहले ये जो बुक है द कलेक्टर्स वाइफ, ये बुक यहाँ पे लिखी है मित्रा फुकान ने लिखी है ये बुक। तो ये आप इसके राइटर का नाम भी यहाँ पे लिखिए क्योंकि हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछ लिया जाए। ये जो थर्ड बुक सेकंड नंबर की बुक है सच ए लॉन्ग जर्नी लिखी है यहाँ पे रहिंटन मिश्री ने, ठीक है, रहिंटन मिश्री ने। और इसके साथ ये जो बुक है अ फाइन बैलेंस, ये फाइन बैलेंस की जो बुक है ये भी यहाँ पे इन्होंने ही लिखी है रहिंटन मिश्री ने। और इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑन 15 अगस्त को जो कैबिनेट था, द कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंसिस्ट ऑफ, आपको पता होगा कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया में 15 अगस्त 1947 के टाइम पे जो फर्स्ट मिनिस्टर्स थे उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा, जैसे कि फर्स्ट मिनिस्टर है तो फर्स्ट मिनिस्टर आप जितने भी फर्स्ट मिनिस्टर अब तक अपॉइंट मतलब जितने भी फील्ड के फर्स्ट मिनिस्टर्स थे आप उन सभी फर्स्ट मिनिस्टर्स को ढूंढ के उनको लर्न कीजिए। तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल होगा और जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन किया है वहां से भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ भीमराव अंबेडकर जो थे वो फर्स्ट मिनिस्टर थे। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है बट हमें सेकंड स्टेटमेंट के बारे में भी पता करना है कि सेकंड स्टेटमेंट में सही क्या है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो यहाँ पे कौन से मिनिस्टर थे, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे स्टेट के। और इसके साथ यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था रशियन रिवॉल्यूशन पे था। रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो 1917 में टुक प्लेस हुई थी। और इसके साथ ये मतलब बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी जैसा कुछ नहीं है या डिफिकल्टीज ऐसा कुछ नहीं है कि ये कब हुई थी। अब इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज है 3 बैंडेड रोज फिंच हैज बीन फाउंड रिसेंटली इन दिस स्टेट, तो ये कौन से स्टेट में जो है ये फाउंड हुई थी। इसके साथ यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे हमें ज्यादा फोकस नहीं देना, सिर्फ हम इनके एरियाज देख सकते हैं कि कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ यहाँ पे ये क्या है कि ये स्टेट के करंट अफेयर हैं तो आपको स्टेट के करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली आते ही हैं। करंट अफेयर्स का देखो DU LLB में क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न ये लोग फॉलो नहीं करते कि इसके इतने क्वेश्चन आएंगे, इसके इतने क्वेश्चन आएंगे। बट DU का क्या है कि वो किसी भी पार्ट में से कितने भी क्वेश्चंस दे सकता है, कितने भी क्वेश्चंस इन द सेंस कि हो सकता है करंट के कम क्वेश्चन हो सकता है करंट के ज्यादा क्वेश्चन हो। तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी टॉपिक के कितने क्वेश्चन देगा, वो कितने भी क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको इसमें सारा सिलेबस प्रिपेयर करना है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे बस आप एक चीज कर सकते हो जो हमेशा देखा गया है कि वो मैथ्स का इतना बड़ा रेशियो नहीं होता है। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है या आप मैथ्स में ज्यादा अच्छे नहीं है और मैथ्स में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते तो आप प्रीवियस पेपर सिर्फ मैथ्स के लिए यूज कीजिए और उन्हीं चीजों को आप देख लीजिए और इसके अलावा आप मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल मत दीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या था, ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था द फाइनल इंक्लूजन इंडेक्स इज टू बी रिलीज्ड बाय
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब मैंने रैंकिंग की वीडियोस बनाई थी तो उसमें मैंने इस चीज को क्लियरली कहा था कि अब ये चीज जो है ये पैटर्न नहीं होता कि सिर्फ आपसे पूछ लेंगे कि इसमें इंडिया की कितनी रैंक थी या किसकी रैंक कितनी थी। तो यहाँ पे ये अब आपके साथ ये भी पूछेंगे कि किसने इसको रिलीज करा है। तो जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन सी रिपोर्ट किसने रिलीज की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट किसने रिलीज की थी। करंट अफेयर्स को आप ऐसे तैयार करेंगे और इसके साथ जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हैं तो उसमें अवार्ड्स आते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें आती है। तो जैसे मान लीजिए मैं अवार्ड का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो जो जो अवार्ड्स पूछे गए हैं आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में उन अवार्ड्स के खाली नाम लिखिए, ये मत लिखिए किसको मिला है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो हर साल अपडेट होता है। तो जब आप ये लिखेंगे कि किसको कौन सा अवार्ड है, तो अब आपको क्या करना होगा कि करंट अफेयर्स में जो आपका करंट अफेयर्स है उसमें आप उस वाले अवार्ड को जो है वो अपडेट कीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए भारत रत्न पुरस्कार है, तो ऐसे राजीव गांधी अवार्ड, कोई से भी जो अवार्ड है वो अवार्ड बस आपको उसमें नाम लिखना होगा। और ये आपको एग्जाम से पहले थोड़े टाइम पहले ही चेक करना होगा, क्योंकि अवार्ड्स तो खैर कुछ ईयरली अवार्ड्स होते हैं बट जो कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो वो आपको अपडेट करते रहना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक। ये कौन जो है वो किसने ये लॉन्च किया था इसको रिजॉल्व करने के लिए, ये नीति आयोग ने किया था। अगेन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंटल वेलबींग डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस स्टैंड फॉर। ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये मानस जिससे जैसे कि जो भी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं या जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं जिसमें फुल फॉर्म्स यूज होती हैं, तो उनके फुल फॉर्म्स आप एक बार जब आप कोई भी स्कीम पढ़ें तो ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ एक दो एमसीक्यूज की तरह कर लें उसको, कि एक दो क्वेश्चन आपने कहीं से देखे बस आपने उसको कर लिया। आपको क्या करना है कि जैसे आप कोई भी स्कीम कर रहे हो तो उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ा सा इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस जब आप पढ़ोगे तो आपको वो चीज याद भी हो जाएगी, और याद होने के साथ साथ यहाँ पे आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएगी, जिससे आप एग्जाम में बाकी क्वेश्चन भी उसके रिगार्डिंग कर पाओगे। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था हु वाज द फॉलोइंग हैज नॉट वॉन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये अवार्ड पे क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अब इस अवार्ड को लिख लेना है कि हाँ ये अवार्ड आया था, और ये आपको कम से कम 5-7 साल पहले के जो चीजें हैं 5-7 साल पहले के प्रीवियस ईयर पेपर्स तो जरूर करने ही है। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल्स पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप वहां से देख सकते हैं, और अगर मतलब होने ही चाहिए वैसे आपके पास बुक, आप इसके लिए यूनिवर्सल या सिंगल की कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हैं जिस बुक की आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, और उन बुक्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स होते ही हैं। अब इसके साथ यहाँ पे क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है वो किसने नहीं जीता था, तो यहाँ पे इस तरह भी देख सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पे भी, और जिसको मिला था वो भी पूछ सकते हैं। तो आप इसमें ये देखिए कि आपको किस तरह से आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। Who among the following has not won the अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड इसमें से किसको नहीं मिला है। ठीक है, तो अब ये अर्जुन अवार्ड किसको नहीं मिला था उस साल, विराट कोहली को। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। अब इसके साथ यहाँ पे आपको बताना है करेक्टली मैच कौन सा है इसमें। तो करेक्टली मैच के लिए अब देखिए यहाँ पे ये 7 सिस्टर्स की क्या है कैपिटल्स पूछी गई हैं। तो जैसे कि ये होता है ना कि तो इसमें आपको बताने है कि किसकी सही मैच है। तो यहाँ पे सही मैच मिजोरम और ओजवाल की है। तो इसके अलावा यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस, ये जीके का पार्ट है, तो ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो करंट अफेयर्स में ज्यादा इशू में रहती है, जो ज्यादा जिस पे फोकस किया जाता है, जो चर्चा में होते हैं टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जीके का क्वेश्चन है डांस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे किसी भी स्टेट से आए या कैसे भी। तो ये जो इसमें से केरला का डांस कौन सा है, कथकली। इसके बाद आप देखेंगे कि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, और ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अगर कुछ चीज आ रही है तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ। तो इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी जब ये एक्ट आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जम्मू कश्मीर या कुछ ऐसे जो ज्यादा मुद्दे में रहते हैं, तो इसके लिए आप कुछ कहीं से भी नेट से किसी भी सोर्स से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप रेगुलरली बेसिस पे अपडेट रहिए। रेगुलरली नहीं तो आप वीकली उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है आप सोचोगे एकदम से मैं एंड में कर लूंगा, तो एंड में क्या हो जाता है आप उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं।
और अगर आप साथ के साथ करते जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई से भी एक दो ऐप यूज कीजिए। न्यूज़पेपर बेस्ड होते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी से हम फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप फॉलो कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपकी जो करंट अफेयर्स है उसकी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर देगी। अब इसके साथ यहाँ पे हमारा थोड़ा सा लीगल पार्ट शुरू हो रहा है। लीगल पार्ट शुरू होने के साथ साथ यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन क्या है कि एक्स गोज टू अ शॉप, एक्स एक शॉप पे जाता है क्या कुछ आइटम बाय करने के लिए। एक्स गोज टू अ शॉप फॉर बाइंग एन आइटम कॉस्टिंग 10 रुपीज, 10 रुपए का कॉस्ट होता है। एक्स जो है वो 10 रुपए क्या कर देता है, वो शॉपकीपर को दे देता है, बट शॉपकीपर रिफ्यूज टू सेल देम, ठीक है। बट शॉपकीपर क्या करता है, उन्हें सेल करने से मना कर देता है। और किस बेसिस पे, क्योंकि वो 10 रुपए एक्सेप्ट नहीं करता और ये कहता है कि ये इस लोकेलिटी में एक्सेप्टेड नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा लीगल ऑप्शन है एक्स के पास। अगर कोई शॉपकीपर किसी भी कॉइन को या किसी भी नोट को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो शॉपकीपर के अगेंस्ट कि वो लीगल जो टेंडर्स हैं जिन्हें किसने रिजर्व बैंक ने इशू किया है उन्हें लेने से वो मना कर रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर वो आपके नोट को एक्सेप्ट करवाएंगे। इसमें आप सूट फाइल नहीं कर सकते, इसमें आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो इसमें इसमें कुछ ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं। कुछ ऑप्शन इसमें किस तरह से हैं, जैसे कि अ फाइल सूट, ठीक है, ए ने फाइल करा एक सूट, पहला ऑप्शन। टू फाइल अ केस इन द कोर्ट अगेंस्ट आरबीआई फॉर सर्कुलेटिंग अ कॉइन विच इज रिफ्यूज्ड बाय सेम, गलत है। जो कॉइन एसबीआई ने या जो नोट एसबीआई ने पास किए हैं डेफिनेटली वो बिल्कुल सही है, वैलिड होते हैं, इसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपको लगता है मोरली ज्यादा है, वो कभी भी सही नहीं होते हैं। और जैसे कि हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, टू फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर डिक्लेयरिंग 10 रुपीज कॉइन एज इनवैलिड। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको लॉ पर्सपेक्टिव से ज्यादा नहीं भी समझ में आता तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस चीज को देख सकते हो। एक्स हैज नो लीगल ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है। तो ये चीज ऐसे है, आप इन लीगल क्वेश्चंस को इस तरह से भी सॉल्व कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ये मैंने आईपीसी के टेस्ट में डाला था या आईपीसी की क्लास में इसको मैंने समझाया था जब मैंने कुछ वोकेबलरीज बताई थी। तो अप्रूवर होता है वो, सॉरी अकॉम्प्लिस होता है वो पर्सन। अकॉम्प्लिस के साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि अबेटर कौन सा पर्सन होता है, अबेटर वो पर्सन होता है जो किसी दूसरे पर्सन को क्या करता है, अबेट करता है, उकसाता है कोई ऑफेंस करने के लिए। कोई ऑफेंस नहीं करता तो उसको कोई इलीगल थ्रू से कोई एक्ट करवाता है या तो उसको हेल्प करता है उस एक्ट को करने में, वो अबेटर होता है। इंस्टिगेटर क्या कौन होता है, जो किसी पर्सन को इंस्टिगेट करता है कोई अनलॉफुल एक्ट करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए, तो वो होता है आपका इंस्टिगेटर। एकॉम्प्लिस एक पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन को क्या करता है, हेल्प करता है ऑफेंस कमिट करने में। और फ्रेंड तो होता ही है, फ्रेंड तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड है, जिसपे हमने रिसेंटली वीडियो बनाई है एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईपीसी की एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आईपीसी की पूरी जो क्लास है हमारी 7 क्लास है आई थिंक, तो 7 क्लासेस में मैंने पूरा आईपीसी एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से खत्म करवाया है। वो DU LLB एंट्रेंस के 2022 करके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आपको वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां पे रोज 7 बजे हमारी वीडियोस अपलोड होती है, तो वो एंट्रेंस के लिए ही होती है, उसमें हम क्लासेस कराते हैं, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। आईपीसी की हमारी सारी क्लासेस हो गई है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है, आपको कुछ छूट गया, कुछ नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो आपको वो भी कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, whoever caused death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is like to have caused death commit the offense of murder। तो इसमें मर्डर की डेफिनेशन दे दी है, ये ऑफेंस की डेफिनेशन आपको दे देते हैं। तो इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारा मेन जो फैक्ट है उस पर हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। X knowing that Z is laboring under such a disease that a blow is likely to cause his death
strike with him the intention to causing a bodily injury that dies in consequence of blow। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे देखो क्या होता है कि इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। इंटेंशन यहाँ पे मैं ऐसे बोलती हूँ कि इंटेंशन ये बताती है कि वो पर्सन करना चाहता था ऑफेंस से नहीं करना चाहता था। तो इसमें ए जो है इस बात को जानता था कि जेड जो है वो लेबरिंग करता है और उसको कोई डिसीज है, अगर वो उसको थोड़ा सा कुछ मारेगा तो उसको उससे की डेथ हो सकती है, ठीक है, और इसी की वजह से वो उसको ऐसे करता है, मारता है। और यहाँ पे एक वर्ड क्लियरली मेंशन है इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन है यहाँ पे किस चीज की इंटेंशन है, वो बॉडीली इंजरी की इंटेंशन है उसको, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे देखो उसकी इंटेंशन बॉडीली इंजरी की थी, बट उसको नॉलेज थी कि अगर वो उसको मारेगा तो उसकी डेथ हो सकती है, तो उसको नॉलेज थी, इसलिए उसको यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, डिफेंस नहीं मिलेगा। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही ऑप्शन है कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अमाउंटिंग टू मर्डर क्यों होगा, क्योंकि उसको नॉलेज थी और उसकी इंटेंशन भी थी बॉडीली इंजरी की, जिसकी वजह से जेड की डेथ हुई। अब जब भी हम एमसीक्यूज करते हैं तो आपको सारे ऑप्शंस कंसीडर करने जरूरी है कि कोई ऑप्शन सही आंसर है तो वो क्यों है, और कोई ऑप्शन अगर सही आंसर नहीं है तो वो क्यों नहीं है सही आंसर, ये भी समझना जरूरी है। अब देखते हैं इसमें कल्पेबल होमिसाइड पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एज अनदर पर्सन विथ सम ब्लो वुड नॉट हैव डाइड, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चन जो लिंक ही नहीं करते ऑप्शंस, वो ऑप्शंस अपने आप में ही गलत हो जाते हैं। अब इसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एज इट वाज नॉट सर्टेन द ब्लो वुड किल बी, ठीक है, तो नॉट अमाउंटिंग टू यहाँ पे मर्डर तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या रीजनिंग दे रहा है, इसकी रीजनिंग समझनी जरूरी है। इट वाज नॉट सर्टेन द ब्लो वुड किल जेड, ये सर्टेन था क्योंकि यहाँ पे जेड को यहाँ पे जो ए था उसको इस चीज की नॉलेज थी कि ये ब्लो करने से उसकी डेथ हो जाएगी। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एज ए हैज इंटेंशन टू कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी दैट इज लाइकली टू कॉज जेड ऑनिंग टू हिज डिसीज, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन एक बार देखते हैं, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एज ए हैड इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, ठीक है, अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा क्योंकि ए का जो एक्ट था वो डायरेक्टली ऐसा नहीं था कि वो मर्डर करे, ठीक है, कि वो मर्डर ही कर रहा है, बट वो कुछ क्या करता है, वो ब्लो करता है। अगर हम एक नॉर्मल पर्सन को देखें तो नॉर्मल पर्सन को आप ब्लो करोगे, दैट इज नॉट सफिशिएंट मीन टू डेथ हिम, ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं होगा कि उसकी उससे डेथ हो जाए। बट अगर ये जो पर्सन है यहाँ पे बीमार था, इन्फेक्टेड था, डिसीज थी इसको, तो जिस वजह से उसकी डेथ हुई, तो ये मर्डर में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following has the power to issue an order under section 144 of criminal procedure code? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यहाँ पे क्या है कि क्या कहता है, सबसे पहले सेक्शन 144 क्रिमिनल सीआरपीसी में कि कोई जो पर्सन है उस पर्सन को या किसी ग्रुप को आपको एक्ट करने से रोक सकते हो जो आपके स्टेट के, जो आपकी लोकेलिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसके पास ये पावर है, ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। आपको ये समझना जरूरी है ये पावर और किस किस के पास ज्यादा है। मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ और भी ऑप्शंस दिए होते, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कुछ एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास भी ये ऑप्शन, ये जो पावर है ये अवेलेबल होती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A puts jewelry into a box belonging to Z with the intention that they may found in that box and that had circumstances may cause Z to be convicted of theft. A has committed the offense of. ए ने क्या किया, आपको ज्वेलरी उठाई और उसको जेड के बॉक्स में रख दी कि जब उन ज्वेलरी को देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा तो वो जेड के पास मिलेगी। ऐसे केसेस में यहाँ पे जो ए है, ए ने कौन सा ऑफेंस किया है, ए ने धोखेबाजी टाइप, जालसाजी टाइप जो ऑफेंसेस होते हैं वो किए हैं, ठीक है, तो यानी कि खुद ऑफेंस करके किसी और को फंसाया है, तो ये फैब्रिकेटिंग एविडेंसेस होते हैं। लाइंग मतलब तो झूठ बोलना होता है, और इसके बाद गिविंग फॉल्स एविडेंसेस, आप गलत एविडेंसेस दे रहे हो, गलत एविडेंसेस नहीं दे रहा है। ये चीटिंग भी नहीं कर रहा है क्योंकि चीटिंग में हम अपने आप को देखते हैं कि कुछ फायदा हो रहा है, हम कुछ इस तरीके से डिसीव करते हैं चीजों को, तो ये नहीं है। तो फैब्रिकेटिंग एविडेंसेस इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफेंस is committed when a person voluntarily obstruct another,
ये अगर आपने आईपीसी की क्लास देखी है तो आपको ये सारे आईपीसी के क्वेश्चंस बिल्कुल सही सही आएंगे। मैं अभी भी आपको कहूंगी आपको आईपीसी की सारी क्लासेस देखनी है, आपको सारे उसमें टॉपिक्स मिलेंगे और आपका इसमें टाइम भी बच जाएगा। वॉलंटरीली जब किसी पर्सन को अब्स्ट्रैक्ट करते हो कहीं जाने से, ठीक है, जहां पे जाना उस पर्सन का राइट है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये क्या कहलाता है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अगर आपकी एक या दो डायरेक्शंस बंद भी हैं तो आपके पास और एक दो डायरेक्शंस खुली होती हैं जाने के लिए। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में आपको चारों तरफ से जो है वो क्या नहीं किया जाता, चारों तरफ से आपको कन्फाइन नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें रेस्ट्रेंट किया जाता है आपकी एक या दो डायरेक्शन से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं है बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith even without the person's consent if the circumstances are such that is impossible for that person to signify consent। देखो ये कुछ ये एक्सेप्शन के तौर पे है कि हमने जो जनरल एक्सेप्शंस पढ़े थे पार्ट 4 में, सॉरी यहाँ पे पार्ट 4 ऑफ आईपीसी, उसमें कुछ एक्सेप्शंस में ये क्लियरली एक्सेप्शन था कि कौन सा टाइप का एक्सेप्शन था कि अगर आपके पास कंसेंट लेने का टाइम नहीं है, आप कुछ गुड फेथ में कर रहे हो तो आप उसका डिफेंस दे सकते हो। जैसे कि इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, Z is carried off by a tiger, a fires at the tiger, knowing it to be likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z, and in good faith intending Z's benefit, A's balls gives Z a moral wound। ठीक है, यहाँ पे जो A है वो क्या करना चाहता था, ए जेड को बचाना चाहता था, इसीलिए वो फायर करता है, क्योंकि अगर ए फायर नहीं करता तो वो टाइगर जो है वो जेड को हार्म पहुंचा सकता था, मे बी उसको मार सकता था। तो यहाँ पे ए जो जेड है, ए है, ए ने जेड की जान बचाने के लिए जो एक्ट किया है, तो यहाँ पे वो जो है वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। वो लाइबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी बोनाफाइड इंटेंशन थी, ये उसकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी। इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। वैसे तो बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं हम लोग एक बार। बाकी के ऑप्शंस में क्या है कि ऑफेंस एज एज बॉल हैज गिवन जेड अ मोरल वाउंड, मोरल वाउंड दिया है। ये जो मोरल टाइप के ऑप्शंस जो होते हैं, जो लीग से बिल्कुल हटके होते हैं, वो ऑप्शंस हमेशा गलत होते हैं। तो जब आप ये चीज आपको कब आएगी, जब आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे। आप जितने ज्यादा कॉन्टिन्यूसली आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, उतने ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। लेकिन पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद एमसीक्यूज करने हैं। ऑफेंस एज ही न्यूज द शॉट में किल जेड, नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसकी गुड इंटेंशन थी, ऑप्शन गलत होगा। उसकी गुड इंटेंशन थी कि वो जेड को सेव करना चाहता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये होता है कि आप कुछ प्रिज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप अपनी तरफ से कुछ प्रिज्यूम मत कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन के फैक्ट पर जाइए। ऑफेंस एज ए डिड नॉट फायर फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड, गलत है सारे ऑप्शंस। सही ऑप्शन हमारा डी है, कोई ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि ए फायर एट द टाइगर इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड एंड डिड नॉट इंटेंड टू किल जेड। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑल रॉबरी देयर इज, सारी रॉबरीज में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन होता है। जब ये बड़ी ज्यादा लेवल पे हो जाता है, इसको हमने डिस्कस किया था कि जब थेफ्ट के साथ आप कोई और ऑफेंस कर देते हो वो रॉबरी बन जाता है। और एक्सटॉर्शन के साथ भी यही है कि एक्सटॉर्शन में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है, बट ज्यादा नंबर्स होते हैं। और इसमें एक्सटॉर्शन में एक वर्ड है कि जब प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस यानी कि जो पर्सन एक्सटॉर्शन कर रहा है उसकी प्रेजेंस है वहां पे, तो वो रॉबरी हो जाती है। Who chaired the first law commission that prepared the first draft of the Indian Penal Code? जब भी आप इंडियन पिनल कोड कहीं भी पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले का नाम आएगा। तो उन्होंने यहाँ पे ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, और फर्स्ट लॉ कमीशन जो है यहाँ पे वो उसके थ्रू यहाँ पे इंडियन पिनल कोड आया था। सेकेंड है यहाँ पे CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, ये थेफ्ट की डेफिनेशन के बारे में बता रहा है कि ये थेफ्ट है। अब हम देखते हैं इसमें थेफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड, एक रिंग देखता है जो जेड से बिलोंग करती है, और उसके साथ ही यहाँ पे laying on table in Z's house, not venturing to misappropriate the ring immediately for the fear of search and detection, A hide the ring in the place where it is highly improbable that it will ever be found by Z। अब यहाँ पे इस चीज को, इसकी इंटेंशन देखिए आप,
थेफ्ट के मैंने आपको जब मैंने वीडियो बताई थी तो उसमें आपको बताया था थेफ्ट के एलिमेंट। आप एलिमेंट इसमें देखेंगे तो आपको सारे थेफ्ट के एलिमेंट मिलेंगे। द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द रिंग फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस एंड सेलिंग इट व्हेन द लॉस इज फॉरगेटन। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो क्या करता है, एक रिंग चुराता है और उसको छुपाता है, और ऐसी जगह छुपाता है जहाँ पे दूसरा पर्सन उसे नहीं ढूंढ पाए। और इस इंटेंशन के साथ यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि उसकी इंटेंशन होती है मैं बाद में इसे निकालूंगा और उसको सेल करूंगा। तो ऐसे केसेस में जैसे ही वो मूव होता है, फर्स्ट पार्ट में वो रिंग मूव होती है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे थेफ्ट के लिए लाइबल हो जाएगा। हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ सिटिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज, 5 स्टेट में है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन इट्स रिपोर्ट टाइटल, उनके रिपोर्ट का टाइटल बताना है आपको, जो कि अवर कॉमन फ्यूचर है। Define sustainable development as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो करंट अफेयर्स के से रिलेटेड में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है UNFCCC, नेशनल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। ये यहाँ पे जो है ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और इसके बाद ये अगर आपने आर्ट्स ली थी तो आपको ये तो क्वेश्चन बहुत पहले से पता होगा, 11th क्लास से, 11th-12th क्लास से, और मे भी उससे पहले भी पता होगा अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो। और इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड इन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडवोकेट MC मेहता इज नॉन इन द कंटेक्स्ट ऑफ, जो ये MC मेहता है ये पब्लिक इंटरेस्ट एनवायरमेंट लिटिगेशन से रिलेटेड है, और जबकि PN भगवती जो जस्टिस हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड है, जो कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इसके साथ यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं ये वही एक्ट आपके क्वेश्चन में आते हैं जो आपके प्रीवियसली अराउंड 1 ईयर जो करंट अफेयर्स हैं उसमें जो है वो चर्चा में होते हैं, इश्यू में होते हैं। Noise pollution was included in the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 as pollution in the air, तो ये 1987 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो रीजनिंग का पार्ट थोड़ा सा देखते हैं। अ पर्सन सोल्ड अ वॉच फॉर ₹1520 एंड देयर बाय लॉस 5%। अब देखो यहाँ पे जब ये रीजनिंग का क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, सॉरी रीजनिंग नहीं है, तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के एक बार तो आप पूरा पढ़ लो, लेकिन सॉल्व आपको इसको पार्ट्स में करना है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या है कि अ पर्सन सोल्ड अ वॉच फॉर ₹1520, 1520 रुपए की जो वॉच है वो कितने पे है, 5% लॉस पे है, 5% लॉस पे है, तो यानी कि इसका पहले तो हमें 100% निकालना पड़ेगा, 1520 हो गया। अब इंटू में हम क्या करेंगे, 100/95 रखेंगे। 95 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट है 1520 ये 95% है, और इसका हमें पूरा 100% निकालना है क्योंकि 5% लॉस है। अब इसके बाद जो भी आएगा हमें उसका कितना निकालना होगा, 10% बेनिफिट निकालना होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1600 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 1600 आएगा, और 1600 का आप 10% निकालोगे तो 1600 का 10% आपका होगा 160 रुपए, ठीक है, 116 रुपीज होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1600 में 160 को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1760 रुपीज। 1600 में आप ऐड कर दोगे 160 रुपए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, B is to the north of A, ठीक है, B क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं और इसमें आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये देखिए क्या है, यहाँ पे B is the north to A, B जो है वो A के नॉर्थ में है, इस टेबल को मैं हटा देती हूँ, B A के नॉर्थ में है, एंड C इज द ईस्ट ऑफ A, C जो है वो ईस्ट में है A के, E इज द साउथ टू C, ठीक है, E जो है वो C के साउथ में है,
और यहाँ पे D इज द वेस्ट टू A, D A के वेस्ट में है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D इन रिलेशन टू C। अब यहाँ पे इसकी क्या पोजीशन होगी C के रिगार्डिंग, तो ये जो D है ये C के क्या है, वेस्ट में हैगा। तो ये इस चीज में ये है, तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट। और इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि ऑफ द थ्री नंबर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड एंड ट्वाइस ऑफ थर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि पहला जो नंबर है वो दूसरे का क्या है, वो दूसरे का हाफ है और तीसरे का दुगना है। ठीक है, अगर मान लो तीसरा नंबर 1 है, तीसरा नंबर 1 है तो पहला नंबर क्या होगा 2। ठीक है, अभी बीच वाले नंबर की स्पेस मैंने छोड़ दिया है। पहला नंबर, इसको आप समझिए, पहला नंबर तीसरा नंबर जो है, पहला नंबर तीसरे का दुगना है और दूसरा नंबर पहले का दुगना है। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 2:4:1। ठीक है, अब इसका एवरेज क्या है 43, एवरेज 43 है। तो पूरा नंबर का टोटल निकालने के लिए हम 43 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 43 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसके बाद यहाँ पे आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 34th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर आपको बताना है 1, 3, 9, 23, 53। यहाँ तक हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत लंबी वीडियो बच्चे नहीं देखते हैं, तो इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, उसमें बच्चों को सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वाले वीडियो में हम खाली इस क्वेश्चन तक करेंगे, इस क्वेश्चन तक करेंगे फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अब देखिए, इसमें डिफरेंसेस 1 देखना होगा और डिफरेंसेस 2 देखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 1 यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या आपको ऐड कर देना है, अब 1 ऐड कर दो। तो जो नंबर आएगा उसको आपको इसमें प्लस करना है। ठीक है, तो जो नंबर आएगा उसमें आपको इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको आपका फर्स्ट डिस्टेंस मिलेगा। अब 3 से 9 कैसे आएगा, 3 से 9 देखना पड़ेगा किस तरह से आएगा। 3 में पहले 1 + 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1 = 3 और उसके बाद यहाँ पे आपको 3 को ऐड कर देना है। यहाँ वाले नंबर में 2 इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा यानी कि 6, उसको ऐड कर देना है, फिर आपका 9 आएगा। ऐसे ही आप 9 से क्या करोगे, 9 से आप 23 पे कैसे जाओगे, 9 में यहाँ पे आप क्या करोगे कि सबसे पहले 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 1 = 9 और उसके साथ फिर आपको क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। ठीक है, तो 9 × 1 = 9 और 5 आपका क्या होगा कि 5 में आप ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 14। तो यहाँ पे आप 9 में 14 ऐड करोगे तो 23 आ जाएगा। इसी तरह से 53 के लिए भी आप करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा 115। तो बाकी के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे और कल भी ये वीडियो आपके इसी टाइम पे आएगी जिस टाइम पे आज ये वीडियो आई है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और जितना हो सके आप चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।